अस्सलाम वालेकुम। आई एम सत्यान अली, लेक्चरर इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। केपीके में प्राइमरी और मिडिल स्कूल टीचर्स की भर्ती के बाद एसएसटी की भर्ती शुरू होने जा रही है और उस सिलसिले में जो कम्बिनेशन है उनमें एक कम्बिनेशन है फिजिक्स और मैथ का, एक बायो और केमिस्ट्री का, फिर एसएसटी जनरल का और एसएसटी आईटी का। इन चारों तरह के कम्बिनेशंस की तैयारी के लिए एमके प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से नए सेशंस का आगाज किया जा रहा है जिसमें तमाम सब्जेक्ट्स कवर करवाए जाएंगे। जिस तरह आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, हम मैथमेटिक्स की ये सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जो उन तमाम कैंडिडेट्स के लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगी जो एसएसटी फिजिक्स मैथ के लिए अपीयर होने जा रहे हैं या लेक्चरर मैथमेटिक्स के लिए अपीयर होने जा रहे हैं, क्योंकि ये इस लेवल पर सबसे बेसिक मैथमेटिक्स है जहां से हमने आगाज करना है। आज के इस वीडियो में हम चैप्टर 1 से शुरू करेंगे। चैप्टर 1 है मैट्रिसेस के बारे में, और चूंकि मैट्रिसेस का जो कॉन्सेप्ट होता है या इससे रेलेवेंट जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत एक्सपेंड होते हैं, बहुत ज्यादा जगह लेते हैं, तो हम इसको हेल्पिंग बुक से ही कवर करेंगे ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो, हम किसी हद तक टाइम सेव भी कर सकें और स्क्रीन पर हमारे एक क्वेश्चन जो है वो आपको कंप्लीटली दिखाई दे सके। तो आगाज करते हैं। मैट्रिसेस में हमारे पास सबसे पहले मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट, मैट्रिक्स हम कहते किसे हैं। इसकी डेफिनेशन को देखिए। मैट्रिक्स है रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ रियल नंबर्स। अब आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि रियल नंबर्स का कॉन्सेप्ट क्या था। इससे पहले आप लोग 5, 6, 7, 8 क्लास की जो मैथमेटिक्स है जिसमें फाइनेंशियल अरिथमेटिक्स जैसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उसमें आप रियल नंबर्स का कॉन्सेप्ट हासिल करके आए हैं। जब आपने सेट्स के बारे में पढ़ा, आपने नेचुरल नंबर्स पढ़े जो 1 से लेकर ऑनवर्ड सारी गिनती है, फिर अगर आप उसमें 0 शामिल कर लें तो वो होल नंबर बन जाता है। अब इस कॉन्सेप्ट को हम जरा इस तरीके से देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास कॉन्सेप्ट है नेचुरल नंबर्स का, क्योंकि उसका सेट सबसे सिंपल होता है। तो हम कहते हैं कि नेचुरल नंबर्स होते हैं 1, 2, 3 एंड ऑनवर्ड। फिर हम कहते हैं कि होल नंबर्स, ये सेट नेचुरल नंबर से थोड़ा बड़ा सेट है क्योंकि इसमें 0 ऐड हो गया, बाकी सारा वही है। तो नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स में जस्ट 0 का डिफरेंस है। इसके बाद हमारे पास इंटीजर्स आ जाते हैं। इंटीजर्स का फायदा ये होता है कि इसमें पॉजिटिव वैल्यूज भी हर नंबर की आती हैं और नेगेटिव वैल्यूज भी आ जाती हैं। फिर इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं रैशनल और इरेशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स जिन्हें आप p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जबकि जो इरेशनल नंबर्स होते हैं उनको आप p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। लेकिन अगर हम इन सबको मिला लें, हम सारे रैशनल नंबर्स को भी मिला लें, सारे इरेशनल नंबर्स को मिला लें, सबको मिलाकर जो हमारे पास सेट बनता है वो रियल नंबर्स का सेट बनता है, जिसमें नेचुरल नंबर्स भी शामिल हैं, होल नंबर्स भी, इंटीजर्स भी और रैशनल और इरेशनल नंबर्स भी। तो हमारे पास मैट्रिक्स में पहली जो शर्त है, जो सबसे पहले चीज आपको समझाई जाती है, वो ये है कि मैट्रिक्स में आपके पास रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है रियल नंबर्स की, यानी कि इसके अंदर कोई भी नंबर हो सकता है। इसके अंदर पॉजिटिव वैल्यूज हो सकती हैं, नेगेटिव वैल्यूज हो सकती हैं, फ्रैक्शन वाली वैल्यूज हो सकती हैं, फ्रैक्शन के बगैर वैल्यूज हो सकती हैं। तो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होगी आपके पास रियल नंबर्स की, और हम लोग को लिखेंगे इस तरह ब्रैकेट्स की फॉर्म में, स्क्वायर ब्रैकेट्स की फॉर्म में। तो इसको हम कहते हैं मैट्रिक्स। ये सबसे पहले मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट है। दूसरा कॉन्सेप्ट, मैट्रिक्स के अंदर मौजूद हर वैल्यू, हर नंबर को हम एक एलिमेंट कहेंगे या फिर हम इसे एंट्री ऑफ द मैट्रिक्स का नाम देंगे। ये दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। तीसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है कि मैट्रिसेस को जब भी आपने लिखना है आपने इसको कैपिटल लेटर से लिखना है, यानी कि आप कैपिटल ए से लिख लो, कैपिटल बी से लिख लो, कैपिटल एक्स या वाई से लिख लो, जिससे मर्जी लिख लो, लेकिन आपने कैपिटल नंबर से लिखना है। फिर मैट्रिक्स के अंदर जो नंबर्स होंगे, जितने भी नंबर्स आपको दिखाई देंगे, कुछ हॉरिजॉन्टली लिखे होंगे और कुछ वर्टिकली लिखे होंगे। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, तो इसके अंदर ये नंबर्स की अरेंजमेंट जो है ये हॉरिजॉन्टल है इस तरीके से, और अगर हम इस लिहाज से देखें तो ये वर्टिकल है। तो किसी भी मैट्रिक्स के अंदर वो नंबर्स जो हॉरिजॉन्टली लिखे हों वो एक रो को रिप्रेजेंट करते हैं, और जो वर्टिकली लिखे हों वो एक कॉलम को रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद हम आते हैं एक मैट्रिक्स के साइज पर, कि एक मैट्रिक्स का ऑर्डर या डायमेंशन या साइज क्या होता है। तो एक मैट्रिक्स में ये जो एलिमेंट्स होते हैं इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं उनकी रोज और कॉलम्स को मल्टीप्लाई करके। तो ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय m मल्टीप्लाई n। इसमें जो m है यानी कि जो पहले आ रहा है वो नंबर ऑफ रोज हैं, यानी कि अगर मुझे इसका ऑर्डर लिखना हो या साइज लिखना हो तो मैं पहले इसकी रोज काउंट करूंगा कि ये इसके अंदर एक रो है, ये इसके अंदर दूसरी रो है। तो इसका साइज m मल्टीप्लाई n लिखूंगा, यानी कि रो पहले लिखूंगा,
कॉलम बाद में। तो जब हम रो लिखेंगे तो जो रो है इसके अंदर वो 2 है और जो कॉलम्स है वो आपके पास 1, 2 और 3 है। तो इसका साइज या इसका ऑर्डर आप लिखेंगे 2/3 या 2 × 3, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसका अगर आपने लिखना हो तो 2 ही इसके अंदर रोज हैं, 2 ही इसके अंदर कॉलम्स हैं, तो आप इसका लिखेंगे 2 × 2। तो इस तरीके से हम डायमेंशंस या साइज या ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स लिख सकते हैं। ऑर्डर जो होता है वो जरा ज्यादा जस्टिफाइड आप कर सकते हैं। अच्छा, फिर इसमें 2/3 का मतलब आपने 6 नहीं ले लेना, आपने प्रॉपरली 2/3 लिखना है, क्योंकि उससे पता चल रहा होगा कि रोज कितनी है और कॉलम्स कितने हैं। इसके बाद ये आप एक और एग्जांपल देख लें कि इसके अंदर 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं, तो ये 2/2 का आपके पास एक और मैट्रिक्स है। इसके बाद कॉन्सेप्ट आ जाता है इक्वल मैट्रिक्स। यहां पर एक अहम बात बताता चलो कि मैट्रिसेस के जो क्वेश्चंस होते हैं या वैल्यूज होती हैं वो बहुत एक्सपेंड करके लिखनी पड़ती हैं, इसलिए पेपर में स्पेशली एमसीक्यूज वाले पेपर में प्रेफर किया जाता है कि इससे रेलेवेंट इंफॉर्मेशन ही पूछ ली जाए। तो आप इसकी इंफॉर्मेशन को स्पेशली फोकस करके चलेंगे। जिस तरह कॉन्सेप्ट है इक्वल मैट्रिक्स का कि अगर 2 मैट्रिसेस हो आपके पास, आप मुख्तलिफ मैट्रिसेस को स्टडी कर रहे हैं और उनका ऑर्डर सेम हो और उनके एलिमेंट्स भी सेम हो, तो हम उनको इक्वल मैट्रिक्स कहते हैं। अब इसको चेक कर लेते हैं। हमारे पास ये पहली एक्सरसाइज शुरू होने जा रही है। इसमें पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्क्वायर एंड विच आर रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस। अब ये हमारे पास कॉन्सेप्ट कैसे स्टैंड करता है। अगर तो किसी मैट्रिक्स के अंदर रोज और कॉलम्स की तादाद बराबर हो तो उसे हम स्क्वायर कहते हैं, यानी कि उसकी दोनों साइड से जो लेंथ है वो बराबर होंगी। लेकिन अगर रोज और कॉलम्स की तादाद बराबर ना हो तो उन्हें हम रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस कहेंगे। तो इसके अंदर 2 रोज हैं, 2 कॉलम्स हैं, ये आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसके पास 2 रोज हैं लेकिन 3 कॉलम्स हैं, तो ये आपके पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। तो इस तरीके से हम इसको चेक कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास आ गया, आपको एक ही एलिमेंट लिखा नजर आ रहा है। अगर आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो ये रो है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो ये कॉलम है। तो ये 1/1 का मैट्रिक्स है आपके पास और इसके ये स्क्वायर मैट्रिक्स में काउंट होगा। इसके पास 2 रोज हैं, सॉरी 1 रो है लेकिन 2 कॉलम्स हैं, तो ये 1/2 का मैट्रिक्स है और ये 1/2 का जो मैट्रिक्स है ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। अगेन 2 रोज हैं, सिंगल कॉलम है, 2 × 1। नेक्स्ट हमने ऑर्डर की प्रैक्टिस करनी है कि ऑर्डर हम किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर हमने इसका ऑर्डर लिखना हो तो हम 2/3 लिखेंगे, क्योंकि 2 रोज हैं, 3 कॉलम्स हैं। तो इस तरीके से इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस आए वो सारे हम सॉल्व करके देख सकते हैं। रैंडमली इसको 5वें को कर लेते हैं। 1 रो है, 2 कॉलम है, तो ये आपके पास 1/2, ये आपके पास इसका ऑर्डर है। ये आपके पास 3/3 हो गया। तो इस तरीके से हम इनको देख सकते हैं। अच्छा, अब ये हमारे पास है एक मैट्रिक्स जिसे हमने ए से शो किया है। काफी कंपैरेटिवली बड़ा है क्योंकि इसके अंदर आपको 4 रोज दिखाई दे रही हैं, 3 आपको कॉलम्स दिखाई दे रहे हैं। 4/3 का ये वाला ए मैट्रिक्स है आपके पास। अब यहां पर इसको, इसके हर एलिमेंट को मुख्तलिफ कोड दिए गए हैं। तो A32 कोड जो है ये अगर आपने चेक करना हो कि ये कौन सा आपके पास एलिमेंट है तो आप इसकी लोकेशन देखें कि ये आपके पास 3rd रो में 2nd कॉलम में है, 3रे नंबर पे। तो 3rd रो और ये 2nd कॉलम, तो ये इस तरीके से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ये इसकी वैल्यू है 1 है A32 की। इस तरह का क्वेश्चन अगर आ जाए तो ये आपके लिए आसान तरीन क्वेश्चन होगा, यानी कि A11 3 है, A12 2 है, A13 -4 है। इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट है कि चेक करें कि कौन से मैट्रिसेस इक्वल हैं। ये A है आपके पास 2 5 1 3, B है 2 5 4 3, ये दोनों तो बराबर नहीं है। C है 1 + 1, जो हमें पता होता है कि 2 के बराबर ही है। 3 + 2 5 है, 2 + 1 3 है, तो ये असल में 2 5 4 3 है जो इसके जैसा है। तो यहाँ पे जो B मैट्रिक्स है और C मैट्रिक्स जो है ये इक्वल है। इसी तरह ये आपके पास 4 + 1 5 बनता है, तो ये असल में 2 5 1 3 है, तो ये A के इक्वल है। तो A और D इक्वल है, B और C इक्वल है। तो इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं कि कौन से कॉलम्स बराबर हैं, कौन से मैट्रिसेस बराबर हैं, कौन से नहीं है। अच्छा, फर्दर इसमें एक और सोल्यूशन है कि ये आपके पास एक मैट्रिक्स है, ये दूसरा मैट्रिक्स है। कहते हैं कि अगर हम मान लें कि ये दोनों इक्वल है तो U V W की वैल्यू फाइंड आउट करें। तो उस सूरत में देखिए 2 और V बराबर होने चाहिए, तो V = 2, -3 तो सेम है। U = 5,
ये u और ये 5, ये 0 और ये w बराबर होने चाहिए, तो w इज इक्वल टू 0। तो इस तरीके से हम इनकी वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन आसान भी आ ही सकता है आप लोगों के लिए। अब यहाँ पर फिर अगेन दो मैट्रिसेस हैं, तो आप वैल्यूज फाइंड आउट करें a b c x y एंड z के। तो अब आप यहाँ पे कॉन्सेप्ट देख लें कि ये x+3 और ये 0 बराबर होने चाहिए। तो आप लिखेंगे x+3 इज इक्वल टू 0, +3 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू -3। आप इस तरीके से x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। z+4 6 के बराबर है, 2y-7 3y-2 के बराबर है। आपने अलजेब्रिक तरीके से इनको सॉल्व करते जाना है और आपके पास इन सब की वैल्यूज आ जाएंगी। हम इनकी वैल्यूज इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है इनको सॉल्व करें फॉर a b c d। तो ये आपके पास एक मैट्रिक्स है, ये दूसरा है। अगर ये बराबर है तो a प्लस b, हम यहां पे लिखने के बजाय यहीं से देख लेते हैं, a प्लस बी इज इक्वल टू -1, b प्लस 2c इज इक्वल टू 4, 2c प्लस d इज इक्वल टू 8 और 2a माइनस d इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करने का तरीकेकार अगर आप देखें तो इन सब के अंदर दो दो वेरिएबल हैं, तो इनको सॉल्व करने पर आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो हम एक तरफ से आगाज कर देते हैं। अगर हमारे पास a प्लस बी इज इक्वल टू -1 है, तो हमें पता चल गया a इज इक्वल टू -1 माइनस बी, या फिर आप इसे b को उधर रहने दें, a को इधर लेकर आ सकते हैं। अच्छा, फिर है आपके पास, ये आपने a की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब a की वैल्यू को आप इसके अंदर अगर पुट कर दें तो आपको d की वैल्यू पता चल जाएगी, यानी कि 2a माइनस d इज इक्वल टू 0 आ रहा है। तो 2a इज इक्वल टू 0 प्लस d इज एक्चुअली d, ये आ जाएगा 2a इज इक्वल टू, हम यहां पे से कर लेते हैं जी, 2 इज इक्वल टू d। अब हमने a की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देनी है -1 माइनस b इज इक्वल टू d। अब 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा -2, और -b से करेंगे ये आ जाएगा -2b, इट इज इक्वल टू d। अब ये आपके पास d की वैल्यू आ गई। ये आपके पास सब्स्टिट्यूट वैल्यूज आती जाती हैं जिनको आप कहीं पर भी पुट कर सकते हैं। इसी तरीके से आप यहाँ पर b प्लस 2c जो है इसके अंदर वैल्यू पुट कर सकते हैं, या 2c प्लस d के अंदर वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अपनी आसानी के लिए आप यहाँ पर इसको पहले एक एक करके सॉल्व करते जाएं, जहां पर वैल्यूज आपके अकॉर्डिंग मैच कर जाए वहां पर आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अब इन्होंने यहां पर क्या किया है, इन्होंने a प्लस बी इसमें से माइनस किया है b प्लस 2c को। फायदा ये हो जाएगा कि दोनों b जो वेरिएबल्स हैं वो कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास एक नई इक्वेशन बन जाएगी a माइनस 2c इज इक्वल टू -5। आपने इसकी परेशानी नहीं लेनी है, आप इसको जिस मर्जी तरतीब से सॉल्व कर लें, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं और आप a b c d की वैल्यूज मालूम कर सकते हैं। तो ये हमारे पास है मैट्रिसेस का इंट्रोडक्शन, मैट्रिसेस का साइज, उनकी स्क्वायर और रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस में डिफरेंस, उनका ऑर्डर्स, उनकी डायमेंशंस, और फिर इक्वल मैट्रिसेस का कॉन्सेप्ट और वैल्यूज उसके अंदर से फाइंड आउट करने के तरीके। अब हम मैट्रिसेस की टाइप्स देखते हैं। हमारे पास एक है रो मैट्रिक्स, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें जस्ट एक ही रो हो, तो उसको हम रो मैट्रिक्स का नाम देते हैं। जिस तरह इसके अंदर एक रो है, इसके अंदर एक रो है, इसके अंदर 3 कॉलम्स हैं, इसके अंदर जस्ट एक ही कॉलम है। सेकंड है कॉलम मैट्रिक्स, जिसमें जस्ट एक कॉलम हो, तो इसके अंदर एक कॉलम है, इसके अंदर भी एक कॉलम है, ये आपके पास कॉलम मैट्रिसेस हैं। फिर स्क्वायर और रेक्टेंगुलर का कॉन्सेप्ट हमने पहले देखा कि अगर रोज और कॉलम्स की तादाद बराबर हो तो स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर बराबर ना हो तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। फिर है जीरो मैट्रिक्स, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एलिमेंट्स जो हैं वो जीरो हो, चाहे जितने भी एलिमेंट्स हो, लेकिन अगर वो जीरो हैं तो उसको हम जीरो मैट्रिक्स कहेंगे, और उसको हम ओ से डोनेट करते हैं। जिस तरह ये दोनों आपके पास जीरो हैं, यहाँ पे 4 नंबर्स हैं, चारों जीरो हैं, यहाँ पे 3 नंबर्स हैं, तीनों जीरो हैं। फिर आपके पास है डायगोनल मैट्रिक्स, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सारे एलिमेंट्स जीरो हो, जस्ट डायगोनल पोजीशन पर मौजूद नंबर्स को छोड़ के। डायगोनल पोजीशन आपके पास ये बनती है, तो इस पोजीशन में 1 और 3 है, बाकी जीरो है। इस पोजीशन में -2 और -2 है, बाकी जीरो है। 1 और 1 है, बाकी जीरो है। तो ऐसे मैट्रिसेस को हम डायगोनल मैट्रिसेस का नाम देते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स, ये डायगोनल मैट्रिक्स की ही अगली फॉर्म है। अगर आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स हो और उसके जो एलिमेंट्स हैं डायगोनल पोजीशन में वो सेम हो, तो उसको हम स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। एक डायगोनल मैट्रिक्स है, एक स्केलर मैट्रिक्स है, थोड़ा सा फर्क है। डायगोनल मैट्रिक्स में डायगोनल पोजीशन पर मुझे नंबर्स डिफरेंट हो सकते हैं, जिस तरह 1 and 3 आर डिफरेंट, -2 and -2 आर सेम,
1 एंड 1 आर सेम, डिफरेंट भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं, ये डायगोनल मैट्रिक्स है। लेकिन अगर सिर्फ सेम ही हो तो ये आपके पास स्केलर मैट्रिक्स की एग्जांपल्स हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स हो सकता है, लेकिन हर डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स नहीं हो सकता। चेक कर लेते हैं, डायगोनल पोजीशन पर नंबर हैं, बाकी दोनों जीरो हैं, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स है। डायगोनल पोजीशन में नंबर्स हैं, बाकी जीरोस हैं, ये डायगोनल मैट्रिक्स है। ये भी आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स है। ये तीनों स्केलर भी हैं, तीनों डायगोनल भी हैं, लेकिन यहां पर ये आपके पास डायगोनल है, स्केलर है, डायगोनल है, स्केलर है, लेकिन ये डायगोनल तो है लेकिन स्केलर नहीं है। तो ये एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। फिर आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स, ये स्केलर मैट्रिक्स की भी अगली टाइप आ गई कि स्केलर पोजीशन पर या डायगोनल पोजीशन पर जो नंबर्स हैं वो सेम तो हों, लेकिन सेम होने के साथ अगली शर्त ये है कि वो जस्ट 1 हो सकता है, यानी कि यहां पर 1 लिखा हुआ हो सकता है, इसके अलावा कोई और नंबर यहां पर नहीं हो सकता। तो इसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स या फिर यूनिट मैट्रिक्स का नाम देते हैं और इसको हम डिनोट करते हैं आई से, आई फॉर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इस तरीके से हम इसका कॉन्सेप्ट देख सकते हैं। अब जैसे यहां पे हमारे पास है ये वाला कॉन्सेप्ट, इसके बाद अगला कॉन्सेप्ट आ जाता है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। आपके पास एक मैट्रिक्स है, अब आपने उसकी रोज और कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज कर देना है। तरीकेकार क्या है, पहली रो को पहला कॉलम बना लें, यानी कि मैंने ए का ट्रांसपोज मैट्रिक्स लिखना है, इस तरह स्क्वायर ब्रैकेट ले ली। पहली रो है ए बी, मैं इसे पहला कॉलम बना देता हूं ए बी। दूसरी रो है सी डी, मैं इसे दूसरा कॉलम बना देता हूं। तो इस तरीके से जब आप लिखते हैं तो इसे हम कहते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। इसमें हम जो ट्रांसपोज का सिंबल मैट्रिक्स का सिंबल होता है उसके ऊपर टी लिखते हैं जो ट्रांसपोज को शो करता है। नेक्स्ट है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कहते हैं किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में अगर ट्रांसपोज करने के बाद भी मैट्रिक्स सेम टू सेम रहे तो उसे हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। जिस तरह ये है आपके पास 1 2 3, पहली रो, आप इसका पहला कॉलम बनाते हैं 1 2 3। दूसरी रो है 2 4 5, आप इसका दूसरा कॉलम बना देते हैं 2 4 5। तीसरी रो है 3 5 6, आप तीसरा कॉलम बना देते हैं 3 5 6। अब आप इन दोनों को कंपेयर कर लें, इसको भी और इसको भी। अब ये इस तरह 1 2 3 है, 1 2 3 2 4 5 2 4 5 3 5 6 3 5 6। असल मैट्रिक्स भी वही है, उसका ट्रांसपोज भी वही है, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कह सकते हैं। पेपर में क्वेश्चन आ जाएगा कि इफ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स इज इक्वल टू दैट मैट्रिक्स इट इज नोन एज ऑप्शंस आइडेंटिटी मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स या फिर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसके बाद है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स थोड़ा सा उलट है कि इसमें किसी भी मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज होता है वो असल मैट्रिक्स की माइनस वैल्यूज के बराबर होता है। जिस तरह ये हमारे पास 0 4 और जो है -4 और 0, हम इसको ट्रांसपोज फॉर्म लिखते हैं। तो पहली रो का पहला कॉलम बनाते हैं 0 4, दूसरी का दूसरा कॉलम बनाते हैं -4 और 0। अब आप इन दोनों का कंपैरिजन कर लें, यहां पर 0 है, यहां पे 0 है, यहां पे 4 है, यहां पे -4 है, यहां पे -4 है, यहां पे प्लस का 4 है, यहां पे 0 है, यहां पे 0 है। 0 ने तो 0 रहना, उसकी पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू नहीं होती। लेकिन बाकी नंबर जो यहां पे पॉजिटिव वैल्यू में थे यहां पे नेगेटिव में हो गए, जो यहां पे नेगेटिव में थे वो यहां पे पॉजिटिव में हो गए। तो ट्रांसपोज ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू माइनस ऑफ दैट मैट्रिक्स, उस मैट्रिक्स की माइनस वैल्यूज के बराबर है, तो इसको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स तब होता है कि अगर मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज बराबर हो, और स्क्यू सिमेट्रिक्स तब होता है जब जो ट्रांसपोज होता है वो असल मैट्रिक्स की माइनस वैल्यूज के बराबर हो जाए। तो इस तरीके से ये दोनों कॉन्सेप्ट स्टैंड करते हैं, आप इनको समझकर आगे चलेंगे। नेक्स्ट है ट्रांसपोज लिखकर दिखाएं। 1 2 3 1 का ट्रांसपोज हमने लिखना है। दो रोज है आपके पास 1 2 3 1, 1 2 का पहला कॉलम बना दिया, 3 1 का दूसरा कॉलम। आपने रोज को कॉलम्स में कन्वर्ट कर दिया तो ये P का ट्रांसपोज बन गया। इसी तरीके से आपने बाकी को भी सॉल्व कर लेना है। ये LMNP है, आप इसे LMNP कर देंगे, ये इसका ट्रांसपोज बन जाएगा। तो इस तरीके से हम ये ट्रांसपोज बड़ी आसानी से बना सकते हैं। अब ये नेक्स्ट है आपके पास। अच्छा, यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट जो है वो आप लोगों को समझने की जरूरत है। आप ये देखें कि ये आपके पास एक मैट्रिक्स है और इसका अगर आप ऑर्डर लिखें रोज मल्टीप्लाई कॉलम, तो 3 रोज है 2 कॉलम्स है।
जब आप इसका ट्रांसपोज बना देंगे तो 2 रोज रह जाएंगी, 3 कॉलम्स, तो जो आपके पास ऑर्डर है वो भी उलट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने इसको देखकर चलना है। ये ट्रांसपोज मालूम करने के तरीके हैं इन सबके। अच्छा, अब यहाँ पे 4 हैं, इनमें से ट्रांसपोज को पहचाने, डेफिनेटली आप पहचान लेंगे, इसमें कोई इतना ज्यादा इशू नहीं है। सिमेट्रिक को पहचाने, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सिमेट्रिक, चलिए देख लेते हैं। ये है आपके पास 5 -7 -1 5, तो पहली रो का पहला कॉलम बनाते हैं 5 और -7, दूसरी का दूसरा कॉलम बनाते हैं -1 और 5। अब सिमेट्रिक होने की शर्त ये होती है कि आपके पास जो मैट्रिक्स है और उसका जो ट्रांसपोज है ये दोनों बराबर हो, लेकिन ये दोनों तो बराबर नहीं है। A इज नॉट इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज, इसका मतलब ये सिमेट्रिक नहीं है। सो A इज नॉट अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसको आप चेक कर लें, ये 1 2 3 4 5 6 है। 1 2 3 पहली रो है, आप उसका पहला कॉलम बना देते हैं, दूसरी रो 4 5 6 उसका कॉलम बना देते हैं। क्या ये अब सेम टू सेम है? नहीं, ये तो बिल्कुल बदल गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये भी आपके पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है। तो एक आध आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिखा देते हैं। ये है आपके पास -1 2 2 3, आप -1 2 को कॉलम फॉर्म में लिख लेते हैं, 2 3 को सेकंड कॉलम फॉर्म में लिख लेते हैं। अब कंपैरिजन कर लें, क्या ये सेम टू सेम है? -1 की जगह -1 है, 2 की जगह 2 है, 2 की जगह 2 है, 3 की जगह 3 है। तो ये आपके पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, इस तरीके से आप इस कॉन्सेप्ट को चेक कर सकते हैं। अब चेक करना स्क्यू सिमेट्रिक कौन सा है। स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होता है कि वो आपके पास सिमेट्रिक भी है और फिर उसके बाद जो वैल्यूज हैं वो माइनस में चली गई हैं, तो आप स्क्यू सिमेट्रिक का कॉन्सेप्ट चेक कर सकते हैं, जस्टिफाई कर सकते हैं। अब ये आपके पास ये वाला है 0 3 2, हम इसको 0 3 2 कर देते हैं। -3 0 1 -3 0 1, फिर -2 -1 0 -2 -1 और 0। अब आपने ये ट्रांसपोज कर दिया इसको। अब हमारे पास ये स्क्यू सिमेट्रिक तब होगा अगर ये जो आपके पास ट्रांसपोज बना है डी का, ये असल मैट्रिक्स से उलट साइंस रखता हो। तो 0 की जगह तो 0 ही आना, लेकिन 3 की जगह -3, 2 की जगह -2, -3 की जगह +3, 0 की जगह 0, 1 की जगह -1, -2 की जगह +2, -1 की जगह +1, 0 की जगह 0। अब ये आपके पास सिमेट्रिक है लेकिन साइन बदल गए हैं, तो ये आपके पास माइनस में चला गया है। ये स्क्यू सिमेट्रिक का कॉन्सेप्ट है। इस तरीके से आप इसको जस्टिफाई कर सकते हैं। ये है मैट्रिसेस का वो कॉन्सेप्ट जिसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस पेपर में आते हैं। अब हम वो पढ़ते हैं जिसमें से शायद पेपर में कोई क्वेश्चंस आ जाएं, लेकिन इनको भी हमने देखना है, इनके ये प्रॉपर्टीज मैटर करती हैं, इनके अंदर ऐसी बातें आएंगी जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगी, तो हम इनको भी एक नजर देख लेते हैं। सबसे पहले है आपने ये चेक करना है, कंफर्मेशन करनी है फॉर एडिशन और सब्ट्रैक्शन के, क्या दो मैट्रिसेस को हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, उसकी क्या शर्त है। तो हमारे पास पहली शर्त क्या है एडिशन और सब्ट्रैक्शन की, कि हम दो मैट्रिसेस को जिनका ऑर्डर सेम हो तो हम उनको ऐड भी कर सकते हैं, हम उनको सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक है मैट्रिक्स 2x2 का, ये भी 2x2 का। अब इनका ऑर्डर सेम है, आप इनकी एडिशन भी कर सकते हो, इनकी सब्ट्रैक्शन भी। तरीका क्या है, पहली रो के पहले एलिमेंट से पहली रो का पहला एलिमेंट जमा करेंगे, दूसरे में दूसरा जमा करेंगे, फिर ये एक रो कंप्लीट होगी, फिर सेकंड रो को शुरू कर देना है, उसको कंप्लीट कर लेना है। तो जब इन दोनों को जमा करेंगे तो हम 3 + 4 कर रहे हैं, 8 + 0, 4 + 1, 6 + -9। ये जो लिखना 6 - 9, 6 में से हम 9 को माइनस नहीं कर रहे, हमने एक्चुअली ये किया है 6 + -9, तो वो होता यह है कि प्लस माइनस माइनस हो जाता है, तो ये इस तरीके से हो जाता है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे पूरे को, 3 + 4 7 हो जाएगा, 8 + 0 8 हो जाएगा, 4 + 1 5 हो जाएगा, 6 - 9 -3 हो जाएगा। तो आपने दोनों को जमा कर लिया। पेपर में आपको दो मैट्रिसेस देकर जमा करने को कहा जा सकता है, या फिर ये कहा जा सकता है कि बस बता दें कि क्या हम इनको जमा कर सकते हैं या नहीं। इसी तरह माइनस के लिए भी सेम रूल है कि सब्ट्रैक्शन के लिए आप तभी सब्ट्रैक्ट कर सकते हो अगर उनका ऑर्डर सेम हो। नेक्स्ट है मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ रियल नंबर। इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैट्रिक्स में मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई होने की बात अभी नहीं हो रही, अभी बात ये हो रही है कि एक मैट्रिक्स में क्या हम किसी रियल नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो रियल नंबर कैन बी मल्टीप्लाइड। फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक मैट्रिक्स है,
आपने इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है तो अंदर के हर एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 6 18 हो जाएगा, 2 3 से मल्टीप्लाई होकर 6 हो जाएगा, -3 3 से मल्टीप्लाई होकर -9 और 1 3 से मल्टीप्लाई होकर 3 हो जाएगा। तो a को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप इसे 3a लिखेंगे, तो आप कहेंगे 3a इज इक्वल टू, और ये आगे आपने सॉल्व करके लिख देना है। नेक्स्ट हमारे पास ये इसकी कुछ और प्रॉपर्टीज आ रही हैं। एक है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। आपने पहले इंटीग्रल वैल्यूज के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का कांसेप्ट देखा था, हम यहाँ पे अगेन देख लेते हैं कि अगर आपको कंफर्मेशन एक दफा हो गई है ना कि दो मैट्रिसेस को आप जमा और तफरीक कर सकते हैं, आप उनके एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, तो प्रॉपर्टी ये खुद ब खुद अप्लाई हो जाएगी। यानी कि अगर एडिशन हो सकता है तो उसका मतलब ये है कि a + b इज इक्वल टू b + a, यहाँ पर कोई इतना ज्यादा इशू नहीं है। इसी तरह एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशन की, आप 3 मैट्रिसेस को जब जमा करते हैं तो आप किसी भी तरतीब में जमा करें, उनका आंसर आपके पास सेम आता है। तीसरी और चौथी प्रॉपर्टी, ये खास प्रॉपर्टीज हैं और आसान भी है। एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिसेस, किसी भी नंबर का, किसी भी रियल नंबर का, किसी भी इंटीगर का या फिर किसी भी मैट्रिक्स का एक कॉन्सेप्ट होता है कि अगर आप उसमें 0 ऐड करेंगे तो वो नंबर सेम टू सेम रहेंगे, वो नहीं बदलेंगे, तो इसलिए हम 0 को एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। इसी तरह किसी भी नंबर को अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करें तब भी वो सेम रहते हैं, उसको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं, वो तब पढ़ेंगे। एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स क्या होता है? किसी भी नंबर का इनवर्स वो नंबर होता है जिसे उसमें जमा करने से कि अगर आप 3 में -3 को जमा करेंगे तो आपका आंसर 0 आएगा, तो ऐसे नंबर को हम एडिटिव इनवर्स कहते हैं। तो किसी भी मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स ऐसा मैट्रिक्स होगा कि अगर हम उन दोनों को जमा कर दें तो जो आपका आंसर आएगा वो 0 मैट्रिक्स आएगा, या वो नल मैट्रिक्स आपने अभी पढ़ा था वो वाला आएगा। तो यहां पर अभी हम देखते हैं, कहते हैं कि लेट a एंड b, आपके पास 2 मैट्रिक्स हैं, उन्होंने बनाए भी नहीं, तो एमसीक्यूज वाले पेपर में अगर वो नहीं भी बनाते काम चल जाएगा। अगर a और b 2 मैट्रिक्स हैं और वो है 2/3 के, और C और D 2 मैट्रिक्स हैं, वो 2 स्क्वायर मैट्रिसेस हैं, यानी कि 2/2 के हैं, तो हम किन को जमा कर सकते हैं और किसको नहीं कर सकते? तो देखें A और B का ऑर्डर सेम है, आप इनको जमा कर सकते हो, इनकी कंफर्मेशन हो गई है, दे आर कंफर्मेबल। इसी तरह B + D का ऑर्डर सेम नहीं है, B जो है वो 2/3 का है, D जो है वो 2 स्क्वायर का है, यानी कि 2/2 का है, आप उनको भी जमा नहीं कर सकते। 3a - 2c, आप छोड़ दें कि साथ 3 लिखा है या 2 लिखा है, आप देख लें कि आप a में से c को माइनस कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि a का ऑर्डर और है, c का ऑर्डर और है। तो इस तरीके से हमने कंफर्म करना होता है, तो पेपर में ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है मल्टीप्लाई करके दिखाते हैं मैट्रिसेस को रियल नंबर से। तो इसको अगर आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है तो सारे अंदर के एलिमेंट्स को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ये आपका सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट है, ये आपके पास एक मैट्रिक्स है ABCDEF, इसको कह रहे हैं P से मल्टीप्लाई करें, ऐसा P जो कि असल में एलिमेंट है R का, रियल नंबर्स का। तो ये जस्ट आपको कंफ्यूज करने के लिए चीजें एक्स्ट्रा ऐड कर दी है, आपने मल्टीप्लाई P एलिमेंट ऑफ R से नहीं करना, आपने जस्ट P से मल्टीप्लाई करना है। तो अंदर आप P से जब मल्टीप्लाई करेंगे PA PB PC PD PE PF, तो ये आपका आंसर आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन के बाद। नेक्स्ट है हमारे पास, आपने मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है, और मैट्रिक्स है आपके पास, जहां पर जो दिया गया वो है 4x, आपने x फाइंड आउट करना है। अब ये 4x है, तरीकेकार क्या होगा, अगर आपके पास 4x है और आपने x फाइंड आउट करना है तो आप इसको 4 से डिवाइड कर देंगे और इसके हर एलिमेंट को भी 4 से डिवाइड कर देंगे। तो ये आपके पास x विल बी इक्वल टू डिवाइडिंग ऑल दीज एलिमेंट्स बाय 4, आप सारे एलिमेंट्स को 4 से डिवाइड कर दें। तो हम इसका ये सोल्यूशन देखते हैं, ये आपके पास सोल्यूशन है इसका कि हमने 4x को 4 से डिवाइड किया और सारे एलिमेंट्स को भी 4 से डिवाइड किया, तो ये आपके पास जो मैट्रिक्स आ गया वो x है। अच्छा, अब आपके पास 2 मैट्रिक्स हैं, इफ a इज इक्वल टू दिस एंड b इज इक्वल टू दैट, आपके पास ये 2 मैट्रिक्स हैं, तो फाइंड करें 3a - b। चलें हम ये बाद में सॉल्व करते हैं, पहले देखें क्या ये सब्ट्रैक्ट हो भी सकते हैं कि नहीं। इसका ऑर्डर है 3 रोज 2 कॉलम्स का, इसका ऑर्डर है 3 रोज और 2 कॉलम्स का। अब ऑर्डर अगरचे सेम है तो इसका मतलब यह है कि आप इनकी सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। अब सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं तो उसके बाद सब आसान है, सबसे पहले आप 3a मालूम करने के लिए पूरे मैट्रिक्स को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जब आपके पास वो आ जाएगा तो उसमें से आप b वाले को माइनस कर देंगे। जिस तरह यहां पे 3a - b को सॉल्व करते हुए
पहले ए को 3 से मल्टीप्लाई किया गया है, ये मैट्रिक्स आ गया। बी वाले को एज इट इज नीचे लिख लिया गया है। अब इसमें से इसको माइनस करते हैं। अब 3 में से -3 को माइनस करें, 3 माइनस -3। यहां पर आपने मिस्टेक करनी है, तो आप इसको चेक कर लें कि ये आपके पास ये भी साइन माइनस का, ये भी माइनस का, आप इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस का साइन बन जाएगा। 3 + 3 विल बी इक्वल टू 6। 6 + -2 ये 4 रह जाएगा। 9 + 1 10 रह जाएगा। 12 + -5 ये आपके पास एक्चुअली सॉरी ये आपने माइनस करना ना, तो 9 - 1 8 है। 12 में से माइनस करना है -5 को, तो आपके पास 17 बन जाएगा। इस तरीके से जब आप इसे सॉल्व करते हुए आएंगे तो आपके पास ये आपके आंसर्स आ जाएंगे। नेक्स्ट इस तरह का एक और मैट्रिक्स है, सोल्यूशन के लिए दिया गया है, हम इनको इग्नोर करते हुए चलते हैं। और नेक्स्ट कोई मुश्किल सा सवाल देखते हैं जो आप लोगों को सॉल्व करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती हो। नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 7 है कि x, y और z की वैल्यूज फाइंड आउट करें और w की, अगर आपके पास ये मैट्रिक्स इस तरीके से हो। चलें, सबसे पहले जो चीजें आपको पता होती हैं आपने वो मालूम करनी होती हैं। तो आप 3 को इससे मल्टीप्लाई कर सकते हो, इजी है। इन दोनों को आपस में जमा कर सकते हो, x + 4 6 + x + y -1 + 3 + w 2w + 3। अब ये आपके पास आ गया। अब यहां पर आप इक्वेशंस बनाना शुरू करो। अब ये आपके पास अगर ये इक्वल हैं तो इसका मतलब ये एलिमेंट इस एलिमेंट के बराबर है, यानी कि 3x = x + 4। आप यहां से x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। 3y = 6 + x + y। अब चूंकि x की वैल्यू आप यहां पे मालूम कर चुके होंगे, वो आप यहां पे पुट कर देंगे, y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। नेक्स्ट है आपके पास 3z = -1 + 3 + w। अब आपको ना w की वैल्यू पता ना z की, आप इसको बाद में सॉल्व करना। 3w = 2dw + 3, a की वेरिएबल है, आप इसको सॉल्व करेंगे, w की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे और फिर उसको यहां पर जाकर इसकी वैल्यू मालूम कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये आपका एक आसान क्वेश्चन साबित होता है। नेक्स्ट है फाइंड करें x एंड y इफ x + y = 5209 एंड x - y = 360 और -1। अगर आप इन दोनों को जमा करें तो ये आता है, माइनस करें तो ये आता है। आप x और y को मालूम कर लें तो आप सिंपली क्या करते हैं, आप x + 1 y का जो सोल्यूशन है, ये वाला जो मैट्रिक्स है, आप इसमें दूसरा जो मैट्रिक्स है x - y, इसको जमा कर लें। आपके पास यहां पे रह जाएगा x + y + x - y। जो आपके पास y हैं दोनों वो एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, ये रह जाएगा 2x, और इन दोनों को जमा करने से जो आपके पास आएगा मैट्रिक्स, उससे आपको आपकी वैल्यू मालूम हो जाएगी। अगर आप इसको जरा तसल्ली से देखना चाहें तो ये कुछ यूं हो जाएगा कि आपके पास ये दो मैट्रिक्स हैं, x + y वाला, x - y वाला, आप इनको जमा कर लें। जब आप इनको जमा करेंगे तो ये -y और +y कैंसिल हो जाएंगे, ये रह जाएगा 2x। 2x का आंसर इन दोनों को जमा करने से आ जाएगा, जहां से आप x की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। पूरे मैट्रिक्स को आप 2 से डिवाइड कर दें, ये आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। जब आपके पास x की वैल्यू आ गई तो उसके बाद काम आसान है। आपके पास दो इक्वेशन मौजूद है, x + y वाली भी मौजूद है, x - y वाली भी मौजूद है। तो आप किसी के अंदर भी x की वैल्यू पुट कर दें, आप इसी के अंदर x की वैल्यू पुट कर दें। आपके पास जो x + y वाला मैट्रिक्स है उसमें से x वाले को माइनस कर दें, ये आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह आप किसी भी मैट्रिक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। इनको सॉल्व करना पड़ता है और सॉल्व करने पर डेफिनेटली कुछ टाइम लगता है। अच्छा, ये आपके पास 3 मैट्रिक्स हैं। इसमें कह रहे हैं कि इफ c = 2 एंड d = -4 देन वेरीफाई दैट। फिर हमने इनको वेरीफाई करना है। अब आपको यहां पर वो इक्वेशंस देते हैं। पहली इक्वेशन मिल गई, c + d इज मल्टीप्लाइड विद a। अब c की वैल्यू और d की वैल्यू दोनों की आपको पता है, आप उन दोनों को जमा करें, जो आपका आंसर है उसको a से मल्टीप्लाई कर दें, आपके ये वाला मैट्रिक्स आपको पता चल जाएगा। इट इज इक्वल टू CA, यानी कि c की वैल्यू को a मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है प्लस d की वैल्यू को a मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है। ये आपको इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है और ये इजी टू सॉल्व क्वेश्चन है, और एमसीक्यूज वाले पेपर में इस तरह के क्वेश्चन आने के जो चांसेस हैं वो मिनिमम होते हैं। तो ये बाकी के सारे क्वेश्चन जो आ रहे हैं वो सारे इसी टाइप के हैं। जिस तरह यहां पर है CD × A, CD को आपने A मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है। इट इज इक्वल टू C
और d मल्टीप्लाई a, यानी कि आपने बस थोड़ी तरतीब डिफरेंट रखनी है। अब तरतीब यहां पर चेक करें, c और d को पहले मल्टीप्लाई करना है, 2 और -4 पीछे वैल्यूज दी हुई थी, ये आपके पास -8 आता है, -8 को पूरे a मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, आपके पास आपका आंसर है। अब इस साइड पर क्या है कि d को पहले a से मल्टीप्लाई कर लेना है, जब आपके पास आंसर आ जाए फिर उसको आपने c की वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट भी ये क्वेश्चंस इसी तरह के हैं। ये हमारे पास अगेन क्वेश्चंस हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज के और एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज के। ये सारे मैट्रिक्स के सिंपल सॉल्यूशंस हैं जिन्हें आप जितनी बार मर्जी करके देख लें। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है जो हम चेक करना चाहेंगे कि क्या ये स्टैंड करती है कि नहीं, और डेफिनेटली ये स्टैंड करती है। और ये आपके पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज हैं, ये आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। सिंपली आपको एडिशन एक दफा आनी चाहिए, एक दफा अगर आपने एडिशन सीख ली तो उसके बाद इशू नहीं है। ये नेक्स्ट कुछ छोटे क्वेश्चन है और छोटे क्वेश्चन पेपर में ज्यादा आते हैं। जिस तरह आपके पास ये है एक मैट्रिक्स, आपने इसका इनवर्स मालूम करना है, इसका इनवर्स कैसा आएगा। आप इसके सबके जो है वो साइन चेंज कर दें, 3 को -3 कर दें, 4 को -4, 6 को -6, 2 को -2, तो ये आपके पास एडिटिव इनवर्स आ जाएगा a का। इसी तरह ये b आपके पास एक मैट्रिक्स है, आप सबके साइन चेंज करें, a को -a को +a, b को -b, -c को c, a को -a, -b को प्लस का b, l m n को -l -m और यहाँ पे -n करें, तो ये आपके पास जो है वो b का इनवर्स आपके पास आ जाएगा, एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स b। तो आपको कहा जा सकता है कि किसी भी मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स जो है वो फाइंड आउट करके देखें। तो यहाँ पे हमारी 3 एक्सरसाइजेज जो है वो मैट्रिसेस से रेलेवेंट कंप्लीट हो गई हैं। यहाँ पर हम इस वीडियो को वाइंड अप करते हैं। जिस तरह वीडियो के शुरू में मैंने आपको बताया कि एसएसटी फिजिक्स मैथ की प्रिपरेशन के लिए ये हमने सीरीज शुरू की है, और केपीके में एसएसटी की सीटें 4 हेडिंग्स के तहत आएंगी, एसएसटी जनरल, एसएसटी फिजिक्स मैथ, एसएसटी बायोकेमिस्ट्री और एसएसटी आईटी। और सबकी तैयारी के लिए सेशंस का आगाज कर दिया गया है। सेशन को ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। मैट्रिसेस की जो बाकी की एक्सरसाइजेज हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए सॉल्व कर देंगे। इन वीडियोस को देखने के लिए आप लोग एमके प्रिपरेशंस का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।